आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नायब सदर, इसी तरह से रोज़नामा हिंदुस्तान पेपर के मुदीर आला और उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर अली जनाब नायब अंसार साहब के दफ्तर आए हैं। हमारे आने का मकसद ये है कि आप सभी जानते हैं कि बिलखुसूस मराठवाड़ा में वक्फ़ की जायदादें बेशुमार हैं, जिस पर अगर सही तरीके से काम हो तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा माशी मसला हल हो सकता है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप सहाफ़ी है और आपने जो है तो वक्फ़ के ऊपर भी बहुत काम किया है। मैंने देखा हूँ कि अखबारात में भी आपने जो है तो एक क़लमी तहरीर के ज़रिए, एक सहाफ़त के ज़रिए कई मामलात को उजागर उजागर किया है और हुकूमत को तवज्जो दिलाई है। तो आखिर क्या वजह है कि बार बार तवज्जो दिलाने के बाद भी वक्फ़ बोर्ड हरकत में नहीं आता? वक्फ बोर्ड के हरकत में नहीं आने की बहुत सारी वजूहत है। उसमें सबसे अहम ये है कि वक्फ बोर्ड में जो काम होना चाहिए, सबसे पहले वहाँ पर फुल टाइम फुल पावर सीओ होना चाहिए, जो फ़िलहाल नहीं है। एडिशनल सीओ किसी तरह कानून में बैठता नहीं है। पार्ट टाइम सीओ भी उसमें गुंजाइश नहीं है, बल्कि फुल टाइम सीओ, फुल पावर सीओ जो उसकी कैटेगरी में है, जैसा वो कम से कम एडिशनल कलेक्टर रैंक का हो या डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे मेन उसमें वक्फ बोर्ड के साथ के वक्फ में जो सीओ है उसको उर्दू आना ज़रूरी है। उर्दू नोइंग सीओ होना चाहिए, ताकि चूँकि वक्फ के तमाम पुराने डॉक्यूमेंट्स और सनद और जितने भी व्यवहार हैं, लोगों की जो वसीयतें हैं, सनदें हैं, पुराने दौर की बादशाहों की, मुगलिया दौर की असनादात हैं, वो तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड उर्दू और फ़ारसी में है। इसलिए उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए कोई उर्दू वाला होना ज़रूरी है, और उस पर फैसला लेने के लिए जुडिशरी के पावर्स रखने वाला सीओ होना चाहिए। बीच में जब से 95 एक्ट नाफिज हुआ, उसके बाद जब महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद 2-3 ऑफिसर्स ऐसे आए जो उस कैटेगरी में फिट थे। लेकिन उसके बाद से ये पार्ट टाइम और जुज़ वक्ती या एडिशनल चार्ज वालों से काम चलाया जा रहा है। दूसरा, वक्फ बोर्ड में जो लोग होना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की जो फॉर्मेशन है उसमें जो कोरम है वो पूरा होना चाहिए। पिछला जो बोर्ड चले गए 2, उसमें 10 मेंबर थे, उसके बाद 4 रह गए। कुछ करप्शंस में, कुछ इलीगल प्रॉपर्टी की डीलिंग्स में या फैसलों की बुनियाद पर उनकी रुकनियत कालअदम करार दी गई। अब 4 लोगों का बोर्ड और 1 सीओ किसी भी तरह से कोई भी कानूनी फैसला लेने का किसी तरह से करार नहीं पाता था, इसलिए उनके फैसलों की कोई वैल्यू नहीं रही। जो डिसीजन लिए गए वो कोर्ट में गए जब लोग उसके खिलाफ, तो उसको चैलेंज हुआ और उस पर स्टे आया। इस तरह से वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए उसको सही, अगर मुसलमानों का बाइख्तियार इदारा बनाना है और मुसलमानों को एम्पावर करना है, सीधी सीधी बात मैं करना चाहूँगा कि हुकूमत की अगर मंशा है कि मुसलमानों को उनका जायज़ हक दिया जाए, तो फिर वक्फ बोर्ड को जो उसका सही क्राइटेरिया है उसके हिसाब से फॉर्मेशन उसकी ज़रूरी है।
उसको सीओ देना चाहिए, उसको फंड देना चाहिए, उसको ग्रांट देना चाहिए। और वक्फ के जो पैसे मुख्तलिफ दफातर पर हुकूमत की तरफ पेंडिंग पड़े हुए हैं, हुकूमत की कस्टडी में पड़े हुए हैं, जैसा चैरिटी कमिश्नर के पास 10 करोड़ रुपए हैं, हुकूमत के कई दफातर वक्फ अराजियात पर कायम हैं। आप औरंगाबाद अगर यहाँ पर देख लें, पूना में देख लें, बम्बई में देख लें, मुख्तलिफ दफातर जो है मुख्तलिफ अजला में वो वक्फ अराजियात पर कायम है। सरकारी बंगले बने हुए हैं, सरकारी रिहाइश गाहें हैं, हॉस्टल हैं और कई चीज़ें इस तरह की हैं जो वक्फ अराजियात पर आज भी बनी हुई हैं, कायम है, चल रही हैं। उनका कम से कम किराया वक्फ बोर्ड को दिया जाए। अगर आप उनको हटाने की या उनको नाजायज या उसको बर्खास्त करने की आप नहीं कर सकते, तो कम से कम जिस तरह से गवर्नमेंट दूसरे महकमा जात को किराया देती है, तो वक्फ बोर्ड को उस इमलाक का किराया दिया जाए। वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी तो यहाँ पर कुछ तरक्याती काम हो सकेंगे। लेकिन ये करने के लिए या करवाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनमें भी ख्वाहिश होना चाहिए, और जो वहाँ पर बैठकर फैसले कर रहे हैं उन्हें भी अपने मफादात के बजाय कौमी मफाद के बारे में सोचना चाहिए, तब जाकर ये काम होगा। जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं वो अगर सामने आते हैं तो देखा यह गया है कि यहाँ पर जो काम नहीं हुए उसकी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड अगर कोई फैसला करता है, चाहे वो गलत ही सही, मैं गलत बोलूँगा उसको क्योंकि वो कानूनी जवाज़ ही नहीं है। जब आपका कोरम ही पूरा नहीं है मीटिंग का तो आपके फैसलों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ फैसले किए गए और उसको सामने से या तो हुकूमत की तरफ से रिजेक्ट किया गया या फिर चैलेंज हुए तो कोर्ट में रिजेक्ट हो गए। तो वक्फ बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड और औकाफ मिनिस्ट्री, ये दोनों में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज वक्फ का शोबा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर में है, अक़लियती उमूर के तहत इसको दिया गया है, इसलिए ये मिनिस्ट्री में और बोर्ड में दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। दोनों में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। आज यहाँ मसला ये है कि वक्फ बोर्ड में जो भी, पहला तो सीओ को कोई पावर नहीं है, काम चलाऊ सीओ कुछ वक्त के लिए अगर आया भी तो उसको बोर्ड के अराकीन कुछ डायरेक्शंस देते हैं और मिनिस्टर्स के तरफ से कोई और डायरेक्शन आता है, हुकूमत की तरफ से एक नया सर्कुलर आ जाता है। तो वो ऑफिसर की भी हमको ये देखना पड़ेगा कि वो करे, फॉलो करे तो किसको करे। बोर्ड को फॉलो करा तो मिनिस्टर साइड होते हैं या वो उस पर अपने बरहमी दिखाते हैं। इस वजह से कई काम जो है वक्फ बोर्ड के पेंडिंग हो रहे हैं, और जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये इसी तरह का खेल चलता रहेगा। नए नए शोशे छोड़कर वक्फ के काम संजीदगी से करने के बजाय उसको पेंडिंग करना, ये हमारी नौकरशाही को बहुत अच्छी तरह से आता है और वो पिछले 50-60 साल से ये खेल खेल रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि ये तमाम चीज़ें बंद होना चाहिए और उस पर लगाम लगनी चाहिए। नई 3 पार्टी की जो हुकूमत है, हम उससे ख्वाहिश या हमारी तवक्को यही है कि वो इन तमाम मामलात को संजीदगी के साथ समझते हुए, उस पर गौर करते हुए अमली इक़दामात करेगी। अभी हाल में एक शोशा छोड़ा गया कि वक्फ बोर्ड का दफ्तर बम्बई मुंतकिल किया जाए।
हमारा बोलना ये है कि भाई काम आप कीजिए, जो तरक्याती काम हो सकते हैं, जो फलाह बहबूद के मुसलमानों के काम हो सकते हैं, या वक्फ दफ्तर में जो काम पेंडिंग है, आप पहले उनके बारे में देखिए ना। आज 5,000 से ज़ायद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की आपके पास पेंडिंग थी। अब खुदा खुदा करके 1,500 किसी तरह से रास्ते लगाई गई, तो बोर्ड में एक तजवीज़ ये पेश की गई कि इसमें सीओ को इन्वॉल्व होना और बोर्ड मेंबर्स के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स रख के बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के बाद आगे काम हो। अब मिनिस्टर्स अगर मिनिस्ट्री के थ्रू कोई डायरेक्शन आती है तो ये आती है कि वर्क बोर्ड का सीओ जो है वो उस पर फैसला करे। तो ये जो तजाद है, ये जो तफावत है, इसको दूर होना चाहिए और संजीदा लोग, काम करने वाले लोग, कौम का दर्द रखने वाले लोगों को बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। हमारे मुअज़्ज़िज़ वज़ीर नवाब मलिक साहब चूँकि सीनियर हैं, तजुर्बा अच्छा खासा है उनको, फिर उनकी गिरफ्त भी अच्छी है, इसलिए हम तवक्को करेंगे कि वो तमाम चीज़ों को बारीक बीनी के साथ समझते हुए इक़दामात करेंगे और वक्फ बोर्ड में इनकलाबी इक़दामात होंगे, ना कि टाइम पास के यहाँ पर काम होंगे जिस तरह से अब तक होते आया है। लेकिन डिजिटलाइजेशन का काम अगर हो रहा है तो डिजिटलाइजेशन ही हो। स्कैनिंग करके आप उसको डिजिटलाइजेशन में कैसा कन्वर्ट कर सकते? आप को गौर करना होगा, सही ढंग से काम करवा। अगर कमांडर अच्छा है तो ज़रूर जंग जीती जाएगी, लेकिन अगर कमांडर कमज़ोर है तो उसका फिर नीचे मातहत स्टाफ क्या काम कर सकता है, उसके हमारे सामने अमली मिसाल मौजूद है। वक्फ बोर्ड की हालत आज जो आप पूछ रहे हैं कि भाई 50-60 साल से क्यों ये मामले ऐसे पेंडिंग पड़े हैं, उसकी यही वजह। अफसरान जो यहाँ पर काम करने वाला मुलाजिम तबका जो है, मुलाजमीन जो है, कम सही, लेकिन उनसे अगर सही कमांडर है, काम लेने वाला सही है, तो वो उनसे भी ले सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें मुलाजमीन की तादाद नहीं बढ़नी चाहिए, बेशक मुलाजमीन की तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन पहले आपको ये देखना चाहिए कि उन मुलाजमीन की तनख्वाहें आप कहाँ से अदा करेंगे, कैसे अदा करेंगे। आपको कोई ठोस बुनियाद पर वक्फ की आमदनी बढ़ाने के इक़दामात करने होंगे। नाजायज़ कब्ज़ाजात जहाँ हैं उनको बर्खास्त करवाना होगा। सरकार, हुकूमत की इसमें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो इनिशिएटिव ले, वक्फ की जो इमलाक है उसका किराया वक्फ बोर्ड को दे, जिस तरह वो दूसरे दफातर का देती है किराया। आप देखिए कितने सरकारी दफातर प्राइवेट इमारतों में चल रहे हैं और हज़ारों रुपए किराया उसका गवर्नमेंट अदा करती है, वक्फ बोर्ड को दे। वक्फ बोर्ड उसको अपने इसराफ में ले और वक्फ बोर्ड से हम ये तवक्को करेंगे कि वक्फ बोर्ड सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहों पर आमदनी सर्फ ना करते हुए, जब आमदनी बढ़े तो कुछ उसमें जो मंशाए वक्फ के तहत काम होना है, ये जो हमारे पुरखों ने ज़मीना वक्फ की है, अराजियात को जो उन्होंने डोनेशन किया है, उनकी ख्वाहिश का भी तो तकमील होना चाहिए ना। उनकी ख्वाहिश क्या थी? आप, हमारे पास ऑफिसर्स ऐसे हैं कि आप उनको मंशाए वक्फ बोलिए तो वो सामने से पूछते ये क्या होता है। तो ये चीज़ें इसलिए हम बता रहे हैं तफसील से कि भाई इस पे आपको तवज्जो देना चाहिए। मंशाए वक्फ की तकमील यही है कि भाई जो पुरखों की जायदाद वक्फ की थी, उन्होंने वो बेवाओं को मदद के लिए, यतीमों की मदद के लिए, हमारे जो बच्चे
आला तालीम हासिल करना चाह रहे हैं उनकी मदद के लिए, मुसाफिरों की सराय क़यामगाहों के लिए, बच्चों के हॉस्टल्स के लिए हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन होने के बावजूद पूरे महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड का एक भी इदारा ऐसा नहीं है जो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिहाइशगाह फराहम करे या उसका इंतज़ाम वक्फ बोर्ड के अंडर हो। आप जाइए पूरे इंडिया में, आप दौरा कीजिए, हिंदुस्तान भर में आपको दूसरे वक्फ बोर्डों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहीं पर हॉस्टल्स कायम हुए हैं, कहीं पर स्कॉलरशिप दी जा रही है, कहीं पर बेवाओं को वजीफ़े दिए जा रहे हैं, कहीं इमामों को, मुअज्जिनीन को, दरगाहों के खादिमीन को बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ बोर्ड से माहाना तनख्वाहें दी जा रही। तनख्वाहों के अलावा फेस्टिवल एडवांस तक दिया जा रहा है। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वक्फ अराजियात होने के बावजूद यहाँ पर काम सिफर और सिर्फ एक दूसरे पर छीटाकशी के अलावा आज तक 50 साल में कुछ भी काम नहीं हो सका। तो ये तमाम चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। इस पर वक्फ मिनिस्ट्री को बहुत संजीदगी से काम करना चाहिए और वक्फ बोर्ड के हमारे जो मेंबरान मुख्तलिफ़ कैटेगरी से चुन कर आएँ। नई अभी गवर्नमेंट बनी है, हो सकता है अनकरीब कोई फ़ैसला हो। अभी कोरोना की वजह से, हालात की वजह से सब चीज़ें रुकी हुई है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड बने तो उसमें जो कैटेगरी वाइज लोगों की नॉमिनेशन होना है वो ऐसे लोगों को आप मुंतखब कीजिए कि जो कौम का दर्द रखते हों, कौम के मफाद के बारे में काम करना चाहते हों और अच्छे ठोस बुनियाद पर फैसले लेकर इस कौम की खिदमत को आगे बढ़ाना चाहते हों, ताकि उन्हें आखिरत में इसका अजर व सवाब मिले और उनकी ज़िंदगी भी बने। ऐसे लोग उसमें होना चाहिए। अपनी आखिरत को संवारने की फ़िक्र रखने वाले लोग होना चाहिए, ना कि आज के हालात को सुधारने की जानिब तवज्जो देने वाले। अंसार साहब, हमने देखा है कि गवर्नमेंट की छोटी छोटी स्कीमात आती हैं और भी जो भी काम होते हैं। हमने देखा है कि मुख्तलिफ पार्टियों से रखने वाले मुस्लिम लीडरान, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, उनके छोटे पदाधिकारी, बड़े लीडर जो है तो कलेक्टर ऑफिस पे 1 दिन का धरना, 2 दिन का धरना, मोर्चे भी निकलते हैं सियासी मुफाद के लिए, लीडरों को खुश करने के लिए। आखिर क्या वजह है कि जब ये लीडरों को मालूम है कि अगर हमने पूरी तवानाई वफ़ के अर्जियात पे लगा दी छुड़ाने के वास्ते, अगर वो हम टारगेट रख के चले तो हम मुसलमान बहुत कुछ पा सकते हैं, क्या ये लीडरों को इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आती? देखिए, वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ ज़मीन महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब अगर सिर्फ आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो आप उस ज़मीन की वैल्यूएशन अगर आप पकड़ें और उसका सही इस्तेमाल अगर आप करें तो आपको दूसरों के आगे कहीं हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। आप मतलब मेरा मसला मुखातिब कौम है, मुसलमानों को किसी गैर के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम और हमारे पुरखों की तड़प आज इस बात के लायक मुसलमानों को उन्होंने कर दिया है कि मुसलमान अपना इंतज़ाम, अपना काम खुद चला सकते। लेकिन अगर कोई ख्वाहिश हो किसी के दिल में तो काम होगा ना। हर कोई अपने अपने तौर पर, कोई लीडर जो भी बने उनको ये तमाम चीज़ें नहीं मालूम है, ऐसा नहीं है। सबको कुछ ना कुछ मालूम है। हर एक ने अपने तौर पर थोड़ा बहुत कुछ भी काम किया। किसी की खिदमत से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसमें मजमूई तौर पर काम करने की ज़रूरत है, कलेक्टिव डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सियासी मफादात को या ज़ाती मफादात को बालाए ताक रख कर काम करने की ज़रूरत है। सर, हमने देखा है कि औरंगाबाद में पिछले दिनों कुछ सियासी या समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान की एक मीटिंग हुई थी।
बड़े शोर शोर से, वो अखबारात में भी नुमाया शाया हुआ था, सोशल मीडिया पे भी बहुत चर्चा चली थी कि यहाँ पर एक ऐसी कमेटी बनेगी, फिर हम ज़ोर शोर से वक्फ के लिए काम करेंगे। लेकिन बाद में देखा गया कि वो लोग ऐसे खामोश हो गए जैसे इनको कुछ पता ही नहीं। नहीं, कमेटियां बनाना बहुत अच्छी चीज़ है। कमेटी बनाई जाए, तंजीमें बनाई जाएं, जमातें उसका क्रेडिट लें, ये सब चलते रहेगा, चलते रहा है, चलते रहना चाहिए, क्योंकि हरकत होगी तो बरकत होगी। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इसमें मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। आप अगर कोई एक काम का बेड़ा उठाएं तो उसको अंजाम तक पहुंचने तक आप उसके पीछे रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप हमारे पास, मैं चूँकि अखबार का एक ज़िम्मेदार हूँ और तकरीबन 30-35 साल मेरी ज़िंदगी इसी में गई है, इसलिए मैं तजुर्बे की बुनियाद पर यह बात कहता हूँ कि हमारी तंजीमें ज़्यादातर लेटर हेड इस्तेमाल करना जानती है, अमली इक़दामात से गुरेज दूर। और किसी ने अगर बहुत कुछ किया तो वो एक एप्लीकेशन या मेमोरेंडम टाइप करेगा और जाके बहुत मेहनत के बाद 5-7 लोग जमा होकर उसको कलेक्टर, कमिश्नर, सीओ वगैरह किसी के पास दे देगा, तो वो ये समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। ठीक है, वो भी एक काम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपके उस काम के बाद, आपकी उस मेहनत के बाद उस पर फॉलोअप की भी ज़रूरत होती। उसके बाद उसके पीछे लगना पड़ता है कि हमने ये आपसे मुतालबा किया था, हमने आपको ये कहा था, कहाँ तक बात पहुँची बताइए। ये पूछता है क्या कोई जाके वहाँ पर? आज आप बताइए मुझको कि मुसलमानों के जो यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग होती है औरंगाबाद में, अभी पिछले कुछ सालों से वो सिलसिला थोड़ा कम है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो लोगों ने मेमोरेंडम पेश किए थे मुख्तलिफ वज़रा को या बरसर इक़्तिदार लोगों को, वो तहारत खाने में पाए गए थे। ये तमाम चीज़ें हैं ना, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना, देखिए ना आप क्या हशर होता है उन मेमोरेंडम्स का। आप जाकर अपनी बात ऑफिसर्स तक रख देते हैं, मिनिस्टर्स तक पहुंचा देते हैं, बहुत हो गया तो। वरना क्या होता है कि ज़्यादातर तंजीमें हमारे अखबारात में आ जाती हैं, 2-4 जगह अपनी फ़ोटो न्यूज़ शाये करवा ली, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसके आगे अगर कोई बहुत बड़ा तो वो जाके मेमोरेंडम दे देगा, एक उसकी ओसी वगैरह करके अपने रिकॉर्ड में रख लेगा। बहुत किसी ने काम किया तो वो अपनी सारी रिकॉर्ड्स को महफूज करके उसकी बुक बनाएगा और उसकी तशहीर करेगा। लेकिन उस काम का आगे क्या फॉलोअप हुआ, जो तहरीक थी उसको कहाँ तक कामयाबी मिली, इसका फॉलोअप, इसकी मुसलसल इसके पीछे रहने की ज़रूरत है। जो हमारे पास हमारी कौम में इसका फुकदान है, हमको अपनी सोच, अपनी कारकर्दगी और अपना अमली तर्ज बदलना पड़ेगा। आज हमारे सामने कई छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ की मिसालें हैं कि जिन्होंने अपने हुकूक की जंग लड़ी और आज वो हमसे आगे हैं, और हम इस मुल्क की मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद ज़िंदगी की जंग में बहुत पीछे। आज मुख्तलिफ़ कमीशनों की रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ़ कमेटियों की रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के जो रिपोर्ट्स आई है, आप देखिए मुसलमान वहाँ पर कहाँ पाया जा रहा है। आज आपको, ठीक है, हमारे पास तालीमी बेदारी किसी हद तक आई है, अब कुछ थोड़े बहुत हमारे बच्चे आईएएस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में दिख रहे हैं,
कुछ पेशरफ्त कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन जो पिछले 50-60 साल में नहीं होना था उसका बैकलॉग नहीं हुआ, उसका बैकलॉग पूरा करने के लिए अभी आपको 25 साल मेहनत करना है। तो ये तड़प रखने की ज़रूरत है, ये सोच रखने की ज़रूरत है और मुस्बत अंदाज में काम करने की ज़रूरत है, ताकि कल आने वाली नस्ल आपको ये नहीं कहे कि हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपको उस शर्मिंदगी से बचने की ज़रूरत है, उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। सर, हमारा शहर, हमारा तारीख़ी शहर औरंगाबाद, यहाँ पे जो भी सियासी तंजीमें काम करती है, जो भी एक्टिविटी होती है, इसके असरात पूरे मराठवाड़े पड़ते हैं। फिर ये होता है कि पूरे महाराष्ट्र पे फैलता है। तो यहाँ की जो मजबूत औरंगाबाद की तमाम बेले लिहाज सियासी पार्टियों के जो जिम्मेदार है, खासकर मुस्लिम लीडरशिप, बड़े अफसोस की बात है कि कभी इन्होंने मुत्तहद होकर जो है तो वक्फ डिपार्टमेंट पे, वक्फ कार्यालय पे धाड़ नहीं मारी जमहूरी अंदाज से। ये बड़ी एक हैरत की बात है अपने आप में। तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को कौम का लीडर होने का बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं, बड़े बड़े स्टेजों पे धुआंधार तकरीरें करते हैं, ऐसे लोगों को वक्फ के बारे में एहसास दिलाने के लिए उनको क्या आप ठोस पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, औरंगाबाद वो तारीख़ी शहर है कि यहाँ से जो भी तहरीक चलाई गई, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, तालीमी हो, इस शहर की ये बहुत बड़ी खूबी है और इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ से जो भी तहरीक चली उसको कौमी सतह पर कामयाबी मिली। सियासत में आप देखिए, सहाफ़त में देखिए, तालीम में देखिए, हर फील्ड में देखिए। लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास, मैंने पहले कहा कि हमारे पास कलेक्टिव काम नहीं होता, इज्तिमाई काम नहीं होता। हमारे पास क्या होता, मैं, मेरा ख़ानदान, मेरे ख़ानदान के बाद मेरे आसपास के 2-4 जो लोग हैं, बस मेरा ख़ानदान, मैं, मेरे इतराफ़ के लोग, या फिर जो दूसरा तरीका है माशी बुनियाद पर या माली बुनियाद पर या मफ़ाहमती बुनियाद पर जो काम होना है वो हुए। इसलिए हमारी जो लीडरशिप है वो पनप नहीं सकी। आप देखिए कि एकाध मिसाल छोड़ दीजिए, एकाध लोगों को छोड़ दीजिए जो अपने दम खम पर चुनकर आते हैं या मुंतखब होकर आते हैं। एक बार अगर कोई मुंतखब हो गया कॉरपोरेटर, तो उसका दूसरी बार चुन के आना मुश्किल होता है। असेंबली तो बहुत दूर की बात है, और पार्लियामेंट में तो आप देखिए महाराष्ट्र में हमारी नुमाइंदगी कितनी है। इसलिए यहाँ पर सेल्फलेस काम करने की ज़रूरत है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अगर ये जज्बा लेकर आप काम करेंगे तो कौम के मसले हल होंगे। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। मेंढक की सियासत करने से, कोई केकड़े की सियासत करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। एक जा रहा है, दूसरे 4 उसको नीचे खींचने पर तुले हुए। हमारे पास लीडरशिप को मदद करने के बजाय उसको कमज़ोर करने की फ़िक्र ज़्यादा होती। तो जो लीडर बन जाता है, अपने कुछ भी इधर उधर हाथ पैर मारकर या किसी की ग़ुलामी कर कर या किसी सियासी पार्टी में शतरंजी बिछाकर और कुर्सियां उठाकर अगर कोई लीडर बन भी गया, तो फिर वो आगे वही काम करता है कि जो अपना ख़ानदान, अपने मफादात की तकमील। तो ज़रा इस रविश को बदलना होगा, तमाम लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा। और देखिए, मसाइल बहुत हैं। आप रोज़ अगर एक मसला चाहेंगे हल करना तो मसला हल होने वाला नहीं है। मसाइल का अंबार लगा हुआ है, इसलिए उसकी नब्ज़ पकड़ने की ज़रूरत है। और वो नब्ज़ क्या है, जो हमने अपने उल्मा बोर्ड में जो
तजावीज़ हमने पेश की थी पहले भी कि मुसलमानों का अगर आपको फलाह बहबूद करना है तो मुसलमानों को मुस्तहकम बनाना ज़रूरी है। वो आप कैसा बनाएंगे? मुसलमानों के अपने जो औकाफ़ी इमलाक है उनका अगर फ़ायदा लिया जाए तो मुसलमानों के बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। जैसा मैंने छोटे छोटे मसले अर्ज़ किए, इमामों का मसला है, मुअज़्ज़िनीन का है, दरगाहों में हमारे पास दरगाहों की अराज़ियात खाली पड़ी हुई हैं। आप देखिए चल के मेरे साथ, मैं आपको मराठवाड़ा लेकर चलता हूँ। देखिए सिर्फ उर्स के मौके पर वहाँ पर एक्टिविटीज़ आपको दिखती है, बाकी लोगों ने उस पे या तो कहीं दुकानें बना के अपने कारोबार कर रहे हैं या कुछ और हो रहा है। छोटे मोटे मुसलमानों के कारोबार क्या है? गैरेज है, कोई होटल चला रहा है, कोई छोटी मोटी चाय की टपरी चला रहा है, कोई कपड़े रेडीमेड लाके बेच रहा है, और क्या है हमारे पास कारोबार। लेकिन बाकी की जो ज़मीन है जो उसमें काम होना चाहिए, आप वहाँ पर एजुकेशन के इदारे बना सकते हैं, आप वहाँ पे चैरिटी हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, आप वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें, हॉस्टल्स हो सकते हैं। आज पूरे मराठवाड़ा में एक गर्ल्स मुस्लिम हॉस्टल बता दीजिए आप मुझको। क्या ये मुमकिन नहीं है हमारे वक्फ अराज़ियात पर? या तालीमी इदारों का निज़ाम हम नहीं चला सकते वक्फ बोर्ड के थ्रू? आप चलिए इंडिया में, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ के वक्फ बोर्ड के मातहत प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक का निज़ाम चल रहा है। तो जब वो अपना निज़ाम चला सकते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वक्फ इमलाक जिसके पास है, जो उसका मालिक है, जो उसका खुद मुख्तार है, वो क्यों नहीं चला सकता? तो हमने यही तजवीज़ रखी थी कि भाई पहला काम हम वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देंगे और मुसलमानों को वहाँ से कितना फ़ायदा दिला सकते उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। उसके बाद मुसलमानों की आमदनी जब हम समझेंगे कि भाई अब ये हमारा काम थोड़ा पटरी पर आ रहा है, लोग इस पे संजीदा होकर इस पर जुड़ चुके हैं, तो दूसरा एक निज़ाम जो बिगड़ा हुआ है वो ज़कात का है। मुसलमानों की ज़कात का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो अरबों खरबों की ज़कात हमारी जो ज़ाय होती है या जो उससे गलत फ़ायदे लोग उठाते हैं या सीधा सीधा वो ज़ाय होती है, वो तो उसको बचाना भी ज़रूरी है और उसका इस्तेमाल मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, माशी कमज़ोरी दूर करने के लिए, मुसलमानों को बिला सूदी कर्ज देकर कारोबार करवाने के लिए, ऐसी कई फलाही स्कीमें उससे चलाई जा सकती। तो कई हमारे उलमा कराम को उसमें हम आगे उसमें ज़हमत देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि सबसे बड़ा मसला जो हमारी इमलाक है उसका ही बेनिफिट हमारी मुसलमानों की पुरखों की वक्फ की हुई हज़ारों एकड़ ज़मीन है और मुसलमान हुकूमत के सामने हाथ फैला के खड़ा हुआ है कि साहब हमको इसके लिए ग्रांट दीजिए, हमारे स्कूल के लिए ग्रांट दीजिए, हमारे कॉलेज माइनॉरिटी स्टेटस हमारे उसके लिए आप ग्रांट दीजिए, हमारे यतीम खानों के लिए आप मदद कीजिए। अरे मुसलमान खुद इतना मुस्तहकम हो सकता है कि वो दूसरों को मदद करेगा, लेकिन हमारे निज़ाम को सुधारने की ज़रूरत है और इसमें संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। ये थे नायब अंसारी साहब, बेबाक सहाफ़ी, और हम समझते हैं जिस तरह से इन्होंने तफसील के साथ तमाम बातों को का अहाता किया और यहाँ के खुसूसन ऐसे ज़िम्मेदार कौम के जो लीडर या जो भी है समाजी तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमें हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने झिझोड़ने की कोशिश की। हम समझते हैं कि इनकी इस अपील पर, इनकी इस तजवीज़ पर बिला लिहाज मिल्लत और बिलखुसूस तमाम पार्टियों से, सतहों से ऊपर उठकर इनको इनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ताकत देने की ज़रूरत है। हमें एक मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है
और बिलखसूस औरंगाबाद के वो तमाम सियासी लीडरान, हम फिर एक बार SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से आप अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए शब रोज़ कोशिशें करते हैं, खुदारा इस वफ़ की अर्जियात को बचाने के लिए भी अगर आपने 25% भी अगर मेहनत करे तो दुनिया में भी आपको अल्लाह अजर देगा और आखिरत में भी अजर देगा।